पश्चिम एशिया संकट और कच्चे तेल की तेजी के बीच बाजार में उठापटक जारी है। रुपया लगातार चौथे दिन लाइफ लो पर पहुंचा है, लेकिन सरकार ने डॉलर्स बचाने के लिए कमान संभाल ली है। एक के बाद एक सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में ये सारी बुरी खबरों के अंत होने का समय है? क्या यहाँ से कुछ देश और दुनिया में बेहतर होगा, या फिर कोई नई मुसीबत और बड़ी मुसीबत बाजार के लिए इंतजार कर रही है माहौल कन्फ्यूजन का। लेकिन कन्फ्यूजन और अनिश्चितता और निराशा के माहौल में ही बाजार में बनती है सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी वेल्थ। और ये हमें सिखाया है और किसी ने नहीं, भारत के सबसे बड़े और जाने माने वेल्थ क्रिएशन एक्सपर्ट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब ने। और आज हमारे साथ फिर से रामदेव सर स्टूडियो में आए हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। हमने सोचा कि अब मार्केट में हम ऐसी सिचुएशन में आ गए जहाँ डर खत्म नहीं हुआ है और उम्मीदें भी खत्म नहीं हुई, दोनों है। एक तरफ लगता है पैसा तो बन सकता है इस मार्केट में, दूसरा डर अभी कि और ख़राब तो नहीं होगा। आपकी इमोशंस कौन सी वाली है सर? देखिए, एक्चुअली आप पूरे विश्व पे देखिए, मतलब जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम अमेरिका एंड इवन फार ईस्ट एंड ऑल, मार्केट्स आर लिटरली ऑन ऑल टाइम हाई। और ईरान प्रॉब्लम एट पीक है, मतलब यानी आपका ऑयल प्राइसेस ग्रॉन बाई 60-70%। मतलब सब तरह के प्रॉब्लम दिख रहे हैं। इन्फ्लेशन सब जगह बढ़ रहा है। अभी अपना WPI आया है कुछ 8%, US में भी कल 3.8% आया। सो मतलब थोड़ा मतलब डिस्टर्बिंग सिग्नल है, लेकिन मार्केट्स आर इग्नोरिंग एवरीथिंग, सेइंग कि भाई ये प्रॉब्लम इधर इट इज़ ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ इट, और इट डजंट मैटर इन द लॉन्ग रन। कॉर्पोरेट्स आर डूइंग वेल, बिजनेस आर डूइंग वेल, एंड सो लेट्स गेट ऑन टू द बिजनेस। इस टाइप का माहौल दिख रहा है। यहाँ भी देखिए वो 2200 से 22,000 से 24,000 के बीच में निफ्टी जो है पूरा ईरान वार और सब निकाल दिया। करेक्ट। तो एक तो मतलब जो ज़्यादा फियर हेडलाइन में दिख रहा है, उतना ज़्यादा फियर मार्केट्स में नहीं है। अच्छा, अब म्यूचुअल फंड फ्लो देखें आप, जो कि हाई फ्रिक्वेंसी डेटा है। करेक्ट। उसमें कोई मतलब बहुत रोबस्ट है एकदम, 38-40,000 42,000 आपका फ्लो है। तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में कमी नहीं है। अच्छा, आप रियल इकोनॉमी देखिए, आप रियल इकोनॉमी में आप जैसे ऑटोमोटिव का नंबर आता है एवरी मंथ, एब्सोल्युटली ब्लास्ट, जबरदस्त नंबर, 25 से 27% वॉल्यूम ग्रोथ है। करेक्ट। तो आई मीन एक्सेप्ट फॉर दिस ईरान प्रॉब्लम, मतलब बाकी ठीक है, बाकी सब ठीक है। मतलब अभी तक जो इकोनॉमी मैनेज हुआ है बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। इन्फ्लेशन भी 3-3.5% मैनेजेबल है सो फार। बट यदि ये प्रॉब्लम ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता है और मतलब $100 $125 का लंबा रह गया, तो देखिए अल्टीमेटली दुनिया में हुआ क्या है, 10 से 12% 15% ऑयल अवेलेबिलिटी फ्रॉम दैट सोर्स विल गो डाउन। तो या तो दुनिया को 90% में काम चलाना पड़े, 5-7% 8% ऑयल कंजम्पशन कम करें। उसके अब वो मतलब इनइलास्टिक है थोड़ा, तो उसमें क्या है कि भाव बढ़ाने पड़ेंगे आपको। मतलब जैसे आपका पेट्रोल का दाम यदि मान लो 100 रुपये है या 110 रुपये है, वो 125 से 130 करिए, आपसे आप भी 5-7% 10% कंजम्पशन कम हो जाएगा। सो थोड़ा इन्फ्लेशनरी है, प्रॉब्लम तो है ही, बट एक तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है। इसका वापस ऑयल जो है अपने को 60 होगा दिखेगा, लेकिन वो जब कब होगा कैसे होगा ये पता नहीं, बिकॉज द वर्ल्ड इज अवॉश विद ऑयल। वर्ल्ड हैज़ मैसिव अमाउंट ऑफ ऑयल एंड एवरीबडी वांट्स टू, मतलब हर कंट्री चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी जितना निकाल लूँ और उसको कन्वर्ट कर लूँ कैश में। जैसे यूएई बोलता है अभी ओपेक ही छोड़ के चला गया, इतना बड़ा भाव, बढ़िया भाव दिख रहा है, इतना बढ़िया भाव दिख रहा है, तो मैं पंप करूँ, लेकिन पंप करके निकालूँ कहाँ से? सो वो एक ये है। सो इकोनॉमी इज इन गुड शेप, एंड उसी कारण से क्या है कि अभी आपको क्या बोलते हैं वो पेशेंस रखना पड़ेगा। दिस इज द टाइम व्हेन पेशेंस इज टेस्टेड। आपने एक बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज की कि सो फार सो गुड, नंबर्स आपके सब बढ़िया हैं, ऑटो सेल्स देख लें, जीएसटी कलेक्शन देख लें, म्यूचुअल फंड इन्फ्लो देख लें, लेकिन जिस तरह से पिछले 2-4 दिनों में सरकार एक्शन में आई है, जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी गोल्ड सिल्वर पे बढ़ाई है, लोग ये सोचने लग रहे हैं कि क्या वाकई में समस्या ज़्यादा गंभीर और ज़्यादा गहरी है, या सरकार सिर्फ प्रिकॉशन ले रही है? नहीं, सरकार का तो काम है कि भाई जैसे जैसे युद्ध बढ़ते आता है, मतलब जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, पहले उनको लगा कि भाई ये प्रॉब्लम इतना लंबा नहीं चलेगा, तो उन्होंने मतलब ठीक है बिजनेस एज यूजुअल कर दिए। करेक्ट। ओके, फिर देखा कि भाई दोनों तरफ से एकदम खड़े हो गए हैं। हाँ, ये तो सुलझने का नाम नहीं है। हाँ, सुलह हो नहीं रही है। और अब क्या वार भी जो है ना, कोई पहले 10-15 दिन 20 दिन में वार खत्म आता था,
अब क्या है, सालों साल चल रहा है, 655। यदि मान लो इस टाइप का स्टैंड ऑफ हो गया बाई चांस, कोई कारण से ऐसा हो गया, सो देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, नो? सो दैट्स व्हाट आई थिंक मे बी गवर्नमेंट व्यू इज दैट इट इज नॉट गेटिंग रिजॉल्व very soon. Maybe if not years, maybe months it might take. And hence let's move. ठीक बात। आप पेट्रोल का दाम बढ़ाओ, डीजल का दाम बढ़ाओ, मतलब जो what hurts the consumer वो काम गवर्नमेंट आखिरी में करती है। करेक्ट। अब वो कर रही है फाइनली। सो आई थिंक दे आर गेटिंग प्रिपेयर्ड। पहले मोदी जी ने परसों स्टेटमेंट दिया कि भाई मतलब तकलीफें हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बदले में आई मीन जैसे वो मार्च में हुआ था, मार्च 2020 में हुआ था कोविड के टाइम में, उस टाइप का एक मैसेज अभी मिला। और इससे एक बात क्लियर है कि मोर देन द पीपल आई थिंक द ब्यूरोक्रेसी गॉट द मैसेज कि बॉस वी हैव टू नाउ मूव इन। एंड वो अब लाइन से आएगा, जैसा गोल्ड का ड्यूटी है, चाहे कैपिटल गेंस टैक्स है, थोड़ा सा एफआईएस के लिए जो भी तकलीफें हैं वो थोड़ी सुनवाई होगी। वो मतलब तो जो 3 बड़ी चीजें हैं जिनमें हमारे डॉलर लगते हैं, एक क्रूड इंपोर्ट करते हैं, कच्चा तेल मंगाते हैं सबसे ज्यादा, दूसरा गोल्ड। तो कच्चा तेल तो अपने पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं मंगाना, थोड़ा सा यहाँ पे जो कच्चे तेल का प्रोडक्शन होता है उस पर रॉयल्टी कम कर दी ताकि थोड़ा बेहतर हो जाए। दूसरा गोल्ड सिल्वर पर ड्यूटी। तीसरा सबसे ज़्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है एफआईएस को, एफआई फ्लोज यहाँ बेचते हैं, डॉलर खरीद के लेके जाते हैं। क्या लगता है आपको, क्या यही समय है, सही समय है कि जब कैपिटल मार्केट से जुड़े टैक्सेस, चाहे वो एसटीटी हो, चाहे कैपिटल गेन टैक्स हो, न सिर्फ एफआईएस के लिए बल्कि आपके हमारे सबके लिए घटा दिए जाए? आपके हमारे लिए तो मतलब डोमेस्टिक तो एक बात है, लेकिन वो जो एक पैरिटी की जो बात थी वो भी अलग करके मतलब जो देखिए आई मीन इंडिया हैज़ टू बिकम, यदि हमको विकसित भारत का एम्बिशन है तो एक मतलब जैसे आप सबसे अट्रैक्टिव कैपिटल मार्केट बनाने का है, सबसे अट्रैक्टिव कैपिटल यही आने चाहिए, यही आने चाहिए। अब जैसे कैलिफोर्निया स्टेट है, उसके पास हाईएस्ट टैक्सेस है। करेक्ट। ही डजंट केयर अ डैम कि किसको उठ के जाने का, वहाँ से बड़े इंडस्ट्री छोड़ जाता है, जाओ भाई लेकिन मैं कम नहीं करूँगा। मतलब हम उस कंडीशन में नहीं है, हमको फॉरेक्स चाहिए, हमारा रुपी इज नॉट कन्वर्टेबल, हमको फॉरेक्स चाहिए। तो जो सोर्स है फॉरेक्स का, देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो मतलब गिन के मतलब पैसे कमाते हैं। अब आपकी करेंसी इतनी मतलब वीक है कि वो जो कमाए हैं डॉलर में लेके आए और रुपये में लेके जाने का टाइम आता है तो वो कन्वर्शन में मार खाए। 3 रुपये घट गया। वही तो वो जो है ना, मतलब वहाँ पर जो बोर्ड में बैठे हैं बोले यार छोड़ो ना, कहाँ लगाया हो। हमारे लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इंडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। करेक्ट। तो बेसिकली क्या है, आपको अपनी कंट्री का मतलब जो सिस्टम जो है मोस्ट अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। हम उनके पीछे भागे बजाय वो हमारे पीछे भागे तो हमको ही भागना पड़ेगा। अच्छा, हमको ही भागना पड़ेगा, हमको ही भागना पड़ेगा। और ये मौका है जब मतलब ऐसा माहौल है तो इसमें आप जो उनको मतलब शाम दाम दंड मतलब नथिंग फ्रॉम माई साइड, नथिंग शुड बी स्पेयर्ड। जो चाहिए बोलो, क्या चाहिए कैसे वो सब पूरा करते हैं, उसके बाद उनकी मर्जी है। ऐसा नहीं है कि हमारे सब करने से भी वो आ जाएंगे या बचना बंद कर देंगे। डर वही है। डर देखिए, डर के सामने तो कुछ नहीं ना। क्या है देखिए, मेरा सी अल्टीमेटली फ्रॉम वेयर द वैल्यू इज डिराइव्ड फॉर देम एज वेल एज अस, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, करेक्ट, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, राइट। आपका इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस है, जो जिस ढंग से चल रहा है इंडियन इकोनॉमी 7-8% सब लोग बोल रहे हैं, वो बहुत कम, लार्ज इकोनॉमी में बहुत कम जगह है। मेरा इन्फ्लेशन भी बहुत लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि मेरा 8% ग्रोथ है, मेरा 6-7% का इन्फ्लेशन है, मेरा 3-4% का इन्फ्लेशन है। सो मेरा अच्छा इन्फ्लेशन के भी आधे प्रॉब्लम इज कमिंग फ्रॉम द करेंसी डिवैल्यूएशन। ओके, सो तो बेसिकली मेरा यदि प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है करेंसी के ऊपर, तो मैं मतलब जितना मैं रिन्यूएबल एनर्जी कर लूँ, जितना मैं गैस कर लूँ, कोल कर लूँ, वो तो सब करूँ, लेकिन ये तो भाई खराब पैसा लेके आता है। मैं उससे इंस्टेड ऑफ गिविंग देम, आई थिंक आई शुड मेक इट मोस्ट अट्रैक्टिव एज मच एज आई कैन। मतलब पूरा सब कुछ तो नहीं कर सकता ना मैं। तो रामदेव सर से सपोज वो अनिल कपूर साहब की फिल्म आई थी नायक वाली, उसकी तरह आपको एक दिन का फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, आप फाइनेंस मिनिस्टर होता, आप तुरंत कर देते, टैक्स काट देते एकदम। देखिए क्या है कि उस हालत तक पहुँचने नहीं चाहिए। उस हालत मैं तो बोलूँगा दुनिया के सबसे लिबरल कैपिटल मार्केट कहाँ है। हाँ, मतलब बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मैं दूँ उनको। ठीक बात। आई वुड मतलब अतिथि देवो भव, ऐसा वाली बात, पूरा अतिथि देवो भव का मैं कर दूँ मैं। तो ये कहाँ पर कैपिटल गेन से बात ही मत करो ना, काहे का टैक्स रेट, कैपिटल गेन से निकाल दो उठा के, उनके लिए खत्म ही करो, उनके लिए खत्म करो। दुनिया का रीत है, जब यदि सिंगापुर में नहीं है, चाइना में नहीं है, भाई हमको आपके पैसे चाहिए, नहीं चाहिए तो बात अलग है। नहीं चाहिए तो 50 टका लगाओ, क्या तकलीफ है। हाँ, सही बात है। यू नो, यदि आपको चाहिए तो फिर आप ग्लोबल प्रैक्टिस तो फॉलो करो ना।
और क्या कर सकते हैं? हाँ? और क्या किया जा सकता है कि थोड़ा करेंसी मजबूत हो, थोड़ी डॉलर बाहर जाना कम हो जाए, बाहर से अंदर आना बढ़ जाए? पर अल्टीमेटली जो समस्या इस वक्त सबसे बड़ी जो दिख रही दूसरा है, बता दूं मैं आपको, जो इकोनॉमिक मोमेंटम जो है उसको स्लो डाउन नहीं करने का है। ग्रोथ रहनी चाहिए। ग्रोथ मेंटेन करें, इवन एट ए कॉस्ट ऑफ लिटिल बिट ऑफ हायर इन्फ्लेशन। मुझे ऐसा अच्छा। लगता है जैसे 3.5 का 4.5 भी हो गया ना, आप जो है मोमेंटम खत्म ना करो आप, क्योंकि जैसे अर्निंग्स खराब होगा ना और पिटेंगे लोग। ठीक बात है। आज देखिए आधा प्रॉब्लम जो है ना ये एआई का भी है। सी उनके पास क्या थे, 2 सेक्टर थे, बैंकिंग और आईटी। तो बैंकिंग तो ठीक है, मतलब एक हिसाब से चल रहा है, बट आईटी में जो है ना दे आर गेटिंग, आई मीन वर्ल्ड वाइड देयर इज अ एक्सोडस फ्रॉम द आईटी, पर्टिकुलरली आईटी सर्विसेज कंपनीज। करेक्ट। अब उसके कारण से बहुत ज़्यादा सेलिंग आ रही। अब उसमें तो कैपिटल गेन्स और कोई बात ही नहीं है, उसमें तो मतलब सेक्टर ही आउट ऑफ फेवर हो गया है। तो उसमें आप बहुत कम कुछ कर सकते हैं, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते उसमें आप। तो ये जो मूवमेंट है, ग्लोबल मूवमेंट है, उसको भी आप कुछ नहीं कर सकते कुछ हद तक, जो फंडामेंटल है वो। तो आपके हिसाब से जो हमने 22,200 के आसपास, 22,000 के आसपास मार्केट का सबसे बुरा समय देखा युद्ध के बाद, वो आप मानते कि पीछे छूट गया? और अगर आपके पास हैं पैसे, पूरे लगा देने का समय है? लग चुका है ऑलरेडी। लेकिन मुझे मतलब ये जो इंसिडेंस जो दिख रहा है, जब भी मतलब गवर्नमेंट का इस टाइप का कॉशनरी नोट आता है, तो वो भी सिटीजन्स को तभी आगाह करते हैं जब मतलब तकलीफें बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं। अब हमारी तकलीफें बहुत बढ़ गई, 95 के ऊपर रुपये गया, मतलब है तकलीफ बढ़ गई, प्रेशर दे रहा है। तो उसमें गवर्नमेंट इज नाउ कॉशनिंग यू, जो मार्च 24 2020 में हुआ था, मार्च 24 2020 कोविड के वक्त। उस समय जो है ना इंडेक्स गिरा था 12,000 से गिर के 7,500 हो गया था, राइट, एंड दैट वाज द लोएस्ट। उसका आपने इतना डरा दिया कि अब इसके आगे बचा ही नहीं कुछ, चलो यार ठीक है, मतलब जितना होना होगा। तो मार्केट हैज ऑलरेडी टेकन द मोस्ट ऑफ द रिस्क एंड मोस्ट ऑफ द फियर। अब मतलब मोस्टली ऐसा लगता है कि मतलब नेक्स्ट 12 मंथ्स विल बी वेरी एक्साइटिंग। तो जब लास्ट टाइम देश में बड़ा काम हुआ, जब टैरिफ का टेंशन हुआ तो जीएसटी कट हुआ, क्या कुछ ऐसी, हमेशा संकट में कुछ न कुछ बढ़िया काम और बड़ा काम हो जाता है, क्या ऐसा ही संकट एक आध कुछ ऐसे 1-2 बढ़िया चीज हो जानी चाहिए देश में? हाँ, मतलब जैसे अभी आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, भाई आप कह रही मान लो गोल्ड सोना ऊपर नीचे हो, उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, करेक्ट है ना। लेकिन आपका तेल जो है, मतलब जो आप मतलब पेट्रोल डीजल है, उसको इतना तूफान कर रखे, मतलब नहीं कि बोले 1,000 करोड़ कंपनीज आर लूजिंग। भाई आप जैसे जैसे आपका यदि मान लो ऑयल जो है इट गोज फ्रॉम 80 to 85 और 60 to 70 और 70 to 80, व्हाई डोंट यू हैव सम मैकेनिज्म एडजस्टिंग इट वेरी क्विकली? व्हाई डोंट यू फॉलो द मार्केट प्रोसेस? अब वो जैसे वो यूरिया का हो गया ना, 3,000 रुपये का यूरिया 300 रुपये में देते हो आप, 40 साल हो गए, उसका भाव ही एडजस्ट नहीं किया आप, वो इतना बड़ा संकट बन गया है, उसका मिसयूज होने लगा है पूरा का पूरा। ठीक बात। एक्चुअली फॉरेक्स इज बीइंग पुट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया इन द फील्ड्स, और उसको कौन भर रही है? सरकार। तो ये जो मतलब हाँ, मतलब ये जो डिफिकल्ट डिसीजन जो बोल रहे हैं ना, जो मोदी जी ले सकते हैं, वो ये सब है, वो अभी लेना चाहिए, अभी ले, मतलब भाई इससे जो है ना परमानेंटली एक लिबरेशन हो जाएगा। पहले तो मतलब रुपी भी ऐसा था, रुपी के भी दाम ऊपर नीचे हो तो मतलब बहुत तकलीफ था, अब तो रुपया ऊपर नीचे आता है एक दिन में। आप आमतौर पर हमारे हिंदुस्तान में, चाहे छोटे हो बड़े इन्वेस्टर जो भी हो, एफआईज को हम अपने से ज़्यादा समझदार मानते हैं। चाहे एक तो ये कि वो फॉरेनर होते तो हमारे माइंड में एक माइंड ब्लॉक हमेशा रहता, बाहर वाला ज़्यादा समझदार है। दूसरा ये कि उनके पास पैसे ज़्यादा, इसलिए भी वो ज़्यादा समझदार है। तो अभी मन में डर ये लगता है, पैसे ज़्यादा नहीं उनके पास, अब पैसे हमारे मुंबई में बहुत ज़्यादा है। हाँ। अभी डर ये रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि समझदार लोग बेच के जा रहे हैं हर महीने, और हम लोग खरीद के, मतलब पता चला उन्हें रास्ता दे रहे हैं, बाद में पता चला सारे शेयर हमारे पास ही आ गए। ऐसा तो नहीं है अनिल, एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, मतलब दिस कंट्री इज नॉट बास्केट कंट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन मार्केट कैप, वी हैव स्टैंडिंग, वी आर, मतलब हम सब विश्व के 4-5 नहीं 5-6 सबसे बड़े इकोनॉमी में आते हैं, कैपिटल मार्केट्स में आते हैं, तो ऐसा रिस्पेक्टेबल, ऐसा नहीं, लिक्विडिटी है, भयंकर है। सो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। यदि आप 8% से ग्रो कर रहे हैं, 7-8% से ग्रो कर रहे हैं, तो ये सब कुछ टर्न अराउंड होगा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी टर्न अराउंड होगा। कॉर्पोरेट अर्निंग्स एक्चुअली टर्न अराउंड है, आप देखिए एग्रीगेट 16-17% का अर्निंग्स ग्रोथ है, तो हमारे हिसाब सब सही चल रहा है। लेकिन यदि आपका फॉरेक्स बैलेंस वीक है कोई हिसाब से, ये जो सडनली ये आप पड़ी है, अब वो मल्टीपल फोर्स, अभी क्या है कि एक तो आपका ऑयल का प्रॉब्लम हो गया, उसके ऊपर से आपका ये फॉरेक्स जा रहा है एफआई से, सो दिस वाज अवॉइडेबल आई वुड से।
ठीक बात है। अच्छा रामदेव सर, चूंकि आप कहते हैं कि आप जनरली आपके पास पैसे आए आप लगा देते हैं इन्वेस्टेड, well, कहाँ लगाऊं पैसे? दूसरे के साथ समस्या है कि पैसे नहीं होते तो अनकंफर्टेबल होते हैं, आपके पास पैसे बैंक में पड़े नहीं इन्वेस्ट किए तो अनकंफर्टेबल होते हैं, राइट? तो क्या कुछ आप ऐसे चेंजेस कर रहे हैं कि भाई जिस तरह का पूरा मिडिल ईस्ट का ये टेंशन हुआ है, जिस तरह के एनर्जी संकट से हम गुजर रहे हैं, क्या पोर्टफोलियो में बदलाव करने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स को इंक्लूड किया जाए जो जहाँ गवर्नमेंट का आगे फोकस हो सकता है, जहाँ ग्रोथ आ सकती है? नहीं, ग्रोथ तो हम हमेशा देखते ही रहते हैं, कहाँ कहाँ पर बड़े ग्रोथ आ रहे हैं, मतलब वो तो हमेशा हमेशा ही सच रहता है कि भाई जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आ रहा है, डिजिटल लैंडिंग में आ रहा है, या एनर्जी ट्रांजिशन में आ रहा है, या आपका जो डेटा सेंटर्स जो आ रहे हैं। सो नया ग्रोथ सेक्टर और बड़ा ग्रोथ सेक्टर में तो ध्यान रहता ही है। जैसे क्विक कॉमर्स है तो उसमें भी ध्यान था। तो इस टाइप का ग्रोथ सेक्टर्स कहाँ पर हैं और कौन अच्छे प्लेयर है वो तो होता ही है। लेकिन एक बात मेरे ध्यान में आ रहा है कि जो जिस ढंग से जियो पॉलिटिकल होता है, जिस ढंग से ग्लोबल माहौल होते आ रहा है, प्योर एक्सपोर्ट कंपनीज को थोड़ा मैं कम ढंग से देखा। जिसका डोमेस्टिक, जैसे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो बोलता है कि मैं 100% इंडिया में करता हूँ और मैं 20% कमाता हूँ, और कोई बोलता है कि मैं 100% एक्सपोर्ट करता हूँ अमेरिका और दूसरे कंट्री को और मैं 25% कमाता हूँ, तो मेरे भैया मेरे 20% ज़्यादा सेफ है, ऐसा मैं बोलूँगा। ठीक बात। तो ये एक जो है ना अच्छा बैलेंस बिटवीन द, बिकॉज डोमेस्टिक में मेरे हाथ में हमेशा स्ट्रैटेजी रहेगा, और वो जो भी गवर्नमेंट के लॉज आएंगे दैट विल फेवर द डोमेस्टिक कंपनीज। ये जो आत्मनिर्भरता की जो कहानी चल रही है, इसमें कहाँ पर कौन किसको बंद कर देगा, कब बंद कर देगा, टैरिफ लगा देंगे, पर्टिकुलरली जो अभी लास्ट 2-3 साल में हुआ, उसके कारण से मुझे लगता है कि मतलब थोड़ा जो है डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज जो हैं दे आर मोर वैल्यूएबल एंड मोर प्रेडिक्टेबल, ऐसा लगता है मुझे। वैल्यूएशंस मार्केट के आपको 24,000 के आसपास की निफ्टी मान लो, 23,500 जो भी, क्या आपको लगता है रीजनेबल है, सस्ते हैं, महंगे हैं, ठीक ठाक है? हाँ देखिए 19-20 टाइम निफ्टी, सी अपने को वैल्यूएशन चालू होता है निफ्टी से, ओके। तो निफ्टी जो है यदि आपका 1100 रुपये का ईपीएस है तो 22,000 का मतलब खराब से खराब, मतलब बहुत अच्छा वैल्यूएशन। ऐसा नहीं कि सस्ता है बहुत, इट्स नॉट अ बास्केट केस, बास्केट केस नहीं है, लेकिन 20 का पी बहुत सही है। हाँ। 20 के पी में आपको मतलब मैंने आपका 15-17% का अर्निंग्स ग्रोथ है, 15-17% का आरओई है, एंड लॉन्जिविटी है। ये कंट्री मतलब ने अगला 15-20-25 साल 30 साल जो विकसित भारत जैसे बोले 47 तक आपको ये पेस से चल सकता है। जो हमने लास्ट 40 साल देखा, अगला 40 साल भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि जो मतलब इंडेक्स 4-5 गुना ना हो अगले 10-15 साल में। ऐसा मुझे कुछ भी ऐसा हॉरिजॉन में दिखता है, डिस्पाइट व्हाट एवर वी आर गोइंग थ्रू। मेरा मतलब जो आउटलुक है उसमें आप ये देखिए इस समय में कितना रिसिलेंस है। सब करके भी आपका 26,000 वाला 22,000 तक गया ना, करेक्ट, उससे तो नीचे नहीं गया, और अभी भी 24,000 के आसपास है, करेक्ट। तो ऐसा कोई बहुत त्राही नहीं मच रहा है। और आपका ऑयल है 105, 110, सही बात है, एंड आपको फॉरेक्स का प्रॉब्लम आ रहा है, रूपी ये हो गया। तो मुझे लगता है कि दिस इकोनॉमी हैज बिकम फार मोर रिसिलेंट इन नॉर्मल टाइम, और अभी खराब टाइम में भी वो रिसिलेंस दिखा रहा है। सो अब यहाँ से मुझे लगता है कि वी बीइंग ऑप्टिमिस्ट कि वी आर पासिंग थ्रू द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड जो भी तकलीफें हैं। तो अच्छे दिन जब आएंगे, महीना 2 महीना कब भी, या ऑन अ ईयर बेसिस, मुझे लगता है 1 साल के बाद जो है आपको इंडेक्स बहुत अच्छा मिलेगा। अभी कितना मिलेगा वो बोलने का अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अच्छा मिलेगा। मतलब इट विल बेटर देन 12-15%, मे बी 20%, 25% हायर, ऐसा मुझे लगता है। क्या बात है, 12 से 25% रेंज आपने दे दी। मैं 25% वाली लेकर चलूंगा, ज़्यादा बढ़िया। लेकिन एक चीज़ और है, ऑफ कोर्स अभी भी हम लाइफ हाई से निफ्टी पर 8-10% नीचे है सब। अभी पहले जितना डर नहीं है, तो पहले जितने नीचे के लेवल भी नहीं है, पहले जितना उत्साह उमंग जोश नहीं, तो पहले जैसे हाई लेवल पे भी नहीं, हम बीचों बीच ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन मिड कैप की एक स्पेस है जहाँ आप इतनी रिसर्च करते हैं वेल्थ क्रिएशन वाली, कि कौन सी कंपनियाँ हैं जो 5-10-15 साल में पुराने इतिहास से ले आगे फ्यूचर में बड़ी वेल्थ बना सकते। ये इंडेक्स पहले ही लाइफ हाई पर पहुँच चुका है। मिड कैप इंडेक्स ने पिछले हफ्ते 3-4 बार लाइफ हाई बना दिया, राइट, लाइफ हाई बना दिया। तो यानी कि वहाँ जोश तो है, जोश है, अर्निंग्स वहीं आ रहा है ना, अर्निंग्स भी। हाँ, अभी क्या है, बड़ी कंपनी देखिए आपका इन्फोसिस, टीसीएस, ये तो सब वहाँ कुछ है नहीं। अच्छा, बैंक्स में भी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई तीनों के फ्लैट रिजल्ट्स आए। करेक्ट। तो उसी कारण से क्या जितने एलिफेंट्स हैं वो तो भाई मूव किए नहीं अर्निंग्स में। तो जो अर्निंग्स ग्रोथ है अभी क्या है, अच्छा
लिस्ट ऑफ स्मॉल कैप इज सॉरी मिड कैप इज ऑल्सो वेरी लार्ज, 150-200 कंपनीज होती हैं, तो उधर जो है ना अर्निंग्स मोमेंटम इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ द लार्ज कैप्स। तो ऑफ कोर्स द पब्लिक, अच्छा दूसरा ये है एफआईज के पास मिड कैप है नहीं, एफआईज के पास पड़े हैं लार्ज कैप्स, वो रोज दिन रात बेच रहे हैं पूरा लार्ज कैप, तो अच्छा भी रिजल्ट आता है तो भी उसके ऊपर पानी पड़ता है। तो आमतौर पर जो ये समझा जाता है कि मुश्किल और मुसीबत भरे समय में आप ब्लू चिप्स, लार्ज कैप, निफ्टी, सेंसेक्स वाले स्टॉक्स में पैसा लगाओ, सेफ्टी रहती है। क्या ये कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा बदल रहा है कि सेफ्टी सिर्फ आपको इस एंगल से नहीं देखनी कि कौन सा लार्ज कैप है, सेफ्टी आपको अर्निंग, कमाई के एंगल से देखनी है? क्या ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मार्केट का चेंज हो रहा है? देखिए चेंज कुछ नहीं हो रहा है, जहाँ जिस तरफ हवा चल रही है उस तरफ बजा जा रहा है। आप मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, इवन लार्ज कैप हो, यदि अर्निंग्स ग्रोथ है तो वहाँ भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। आज जैसे टाइटन ने रिजल्ट अच्छा दिया तो 4500 का भाव किया, और जैसे थोड़ी सी तकलीफ हुई, ये सब गोल्ड प्राइस हो सब कम गए, 400 रुपये घट गया, तो मार्केट इज अच्छा। टाइटन वॉज नॉट डूइंग वेल फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, राइट, डिस्पाइट वंडरफुल फ्रेंचाइज एंड एवरीथिंग। जैसे ग्रोथ आया कट से मार्केट ने रिवार्ड किया। तो मार्केट इज स्लेव ऑफ अर्निंग्स एंड अर्निंग्स ग्रोथ पावर। तो ये जो ग्रोथ है, अच्छा यू हैव टू बाय एट रिजनेबल प्राइस। रिजनेबल मतलब ऐसा बहुत सस्ता खरीदने की जरूरत नहीं है। यदि 30% ग्रोथ है, यदि आपको 30 का पीएम मिलता है तो रिजनेबल प्राइस है उससे। तो अब क्या ये ग्रोथ इकोनॉमी है, आपको ये देखना है ग्रोथ सेगमेंट्स कहाँ हैं, ग्रोथ कंपनीज कहाँ हैं, और उसको आपको फॉलो करने का है। ठीक है सर, आखिरी सवाल, जहाँ मैं जितनी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ आजकल एक बड़ा आराम हो गया है ट्रम्प साहब के आने के बाद। कोई मुझे ये नहीं पूछता कि मार्केट क्या लगता है, मुझे सब ये पूछते ट्रम्प क्या करेंगे अब। फिर पहले मुझे लगता था ये बताना मुश्किल काम मार्केट क्या करेगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो ज़्यादा आसान कर रहे हैं काम है इससे कि बताएं कि ट्रम्प क्या करेंगे। तो आप मेरे से पूछ रहे ट्रम्प क्या करेगा? जवाब आपसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। लेकिन क्या ये मान के देखिए क्या है, देखिए 2 साल 3 साल जो इनके बचे हैं, मार्केट सिखाता है, बता दो मैं आज पूरे जितना इकोनॉमिक, सी पॉलिटिशियंस विल एक्ट ओनली इफ द मार्केट्स गो हेवायर। ओके, वहाँ पर जो है ना, जो 30 ईयर पेपर है या 10 ईयर पेपर है, वहाँ पर इक्विटी मार्केट तो ऑल टाइम है, तो वहाँ से कोई टेंशन है नहीं, वहाँ से उनको सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन बॉन्ड मार्केट इज बिहेविंग इन अ बैड वे, वहाँ पर वो 30 ईयर पेपर इज क्रॉस 5%। ओके, और आप देखेंगे तो मतलब बहुत डर लगता है। 81 में 17% से गिर के 0 हुआ, 0 से अभी 7 हो रहा है और दिख रहा है शायद ऊपर चले जाए। तो वो एक कंसर्निंग है, क्योंकि यदि आपको इन्फ्लेशन है, ठीक है वो नेट एक्सपोर्टर है ऑयल के, बट सारी दुनिया की चीज़ तो वही लोग इम्पोर्ट करते हैं। तो यदि मान लो इंडिया में भाव बढ़ रहा है या चाइना में भाव बढ़ रहा है, तो वो तो इम्पोर्ट्स में आएगा ही आएगा। तो यहाँ से जो है ना, उनको जो है जो इन्फ्लेशन है, जो 3.8% जो आया है, वो वहाँ से और बढ़ने वाला। तो एंड दैट इज़ व्हाट इज़, यदि वो 4.25 4.5 हो गया और मान लो बॉन्ड यील्ड 5.5 हो गया, सब दिमाग ठिकाने आ जाएगा। दैट विल कंट्रोल देम। बाकी मतलब उनके पास धनाढ्य इतना $74 ट्रिलियन मार्केट कैप, और नेक्स्ट आदमी जो है वो चाइना है, वो 15, 17, 18 ट्रिलियन है, और उसके बाद और हम 4, 4.5, 5। तो कोई गिनते मतलब माने नहीं रखता है। मतलब जो इकोनॉमिक पावर उनके हाथ में आ गया है, एंड स्टिल दे आर गोइंग वेरी, मतलब उनकी अर्निंग्स देखो 18-20% अर्निंग्स ग्रोथ है इस लेवल पे। और बड़ी बड़ी कंपनी सब मेटा और सब जितने गूगल, हमारी अर्निंग ग्रोथ मिड कैप स्मॉल कैप की आ रही है, उनकी लार्ज कैप की आ रही है। लार्ज मतलब मेगा कैप्स। और सर ये कोरिया में क्या हो रहा है? कोरिया में तो सुने ही रहे आप, 2 कंपनी में मेमोरी चिप्स वगैरह का जो वही जो कंसंट्रेशन है ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम, वो सब मतलब हर कुत्ते के दिन फिरते हैं जैसे बोलते हैं ना। तो जो कंपनी एकदम 5-7, अभी क्या उनका पी मल्टीपल नहीं मिल रहा है उनको। इतना अर्निंग सारा, हमारे यहाँ मल्टीपल अर्निंग्स नहीं आ रहा है। क्या बात है। तो चलिए, दुनिया भर में कहीं तो कुछ अच्छा चल रहा है, कहीं तो तेजी हो रही है। उम्मीद करें कि भारत में भी जल्दी ही कुछ बेहतर होता हुआ दिखे। बड़े प्रयास सरकार की तरफ से चल रहे हैं, यानी कि कुछ न कुछ बड़ा और कुछ न कुछ बेहतर होने की तैयारी में। जैसा रामदेव सर कह भी रहे कि यही वक्त होता है जब आप थोड़ा अनिश्चितता का माहौल हो तब पैसा लगाएं, फुली इन्वेस्टेड है, और उम्मीद करते हैं कि साल भर में यहाँ से बाजार अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप वेल्थ बनाएंगे भी। रामदेव सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने और विस्तार से बाजार का डायरेक्शन हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।